प्रबंधन के सिद्धांत का अर्थ चैप्टर 2 है ये, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रबंधन की जो बातें हैं उसको लोग किस आधार पे या किसके अनुसार पालन करते हैं। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा या बड़े भाई, शिक्षक किसी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह प्रबंधन ने किसके बात को आदर्श मानते हुए अपने काम को किया उसके बारे में यहाँ पर समझना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कुंतला ध्वनि के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य व्यवस्था के आधारभूत सत्य है जो प्रबंधन की क्रियाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो लोगों की बातों को देखा गया है। पहला है हेनरी फ्योल, दूसरे है F.W. टेलर। तो हम लोग पहले प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति को समझते हैं। गतिशीलता, इसको बताया जाता है कि प्रबंधन का सिद्धांत हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात इसमें हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहता है। जरूरत पड़ने पर उसके अनुसार जैसा माहौल रहेगा उस अनुसार इसको हम प्रबंधन को बनाते जाएंगे। आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। प्रबंधन का सिद्धांत जो भी हम लोग बनाए हैं वो आधारभूत होता है लेकिन अंतिम नहीं हो सकता। करने का अर्थ यह है कि हम जो प्रबंधन का बात तय किए हैं उसमें चेंजिंग भी हम लोग ला सकते हैं। ये नहीं कि जो पहले बन गया अब वही बात को हम लोग मानते ही जाएंगे। समय के अनुसार उसमें कोई चेंजिंग आ रही है तो हम लोग इसमें चेंजिंग करते जाएंगे। लोचशील ना कि जड़ या बेलोच। इसका अर्थ यह है कि प्रबंधन सिद्धांत लोचशील होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि मतलब जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सके। अब ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए जो कठोर हो जाए, मतलब उसको बदला ही ना जाए और सबके लिए वो मुसीबत साबित हो जाए। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता करने का मतलब जिसका उपयोग सभी जगह हो। अब आते हैं हम लोग प्रबंधन के सिद्धांत की आवश्यकता अथवा महत्व पे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रबंधन का सिद्धांत कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, अर्थात अगर हम लोग सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो कार्य है उसमें सही ढंग से सारा काम पूरा हो जाएगा और हमें आसानी भी बहुत होगा काम को करने में। प्रशिक्षण में सुविधा, प्रबंधन जो सिद्धांत होता है हम लोग को किसी भी कार्य को जानने में हमारी मदद करते हैं, जिससे हम उस काम के बारे में आसानी से समझ जाते हैं। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति, प्रबंधन खुद समाज का एक अंग होता है जिस कारण यह हमेशा समाज के बारे में ही सोचते रहता है, तो सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना ही इसका महत्व होता है। जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान, प्रबंधन हमेशा जो कार्य कठिन होता है या कोई भी कार्य हो उसको समाधान उसको पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए यह जटिल समस्याओं को तुरंत पूरा कर देता है। अब आते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने अपने 14 सिद्धांतों के बारे में बताया है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। इसमें यह बताया कि कार्य को अगर हम लोग बांट के करते हैं तो कार्य हमारा आसानी से हो जाएगा, किसी पर कोई भी विशेष प्रकार का जोर नहीं पड़ेगा। दूसरा है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है उसको उस कार्य को करने के लिए उससे रिलेटेड उससे संबंधित अधिकार देने होंगे तथा कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व को समझकर उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि कर्मचारी या संस्था में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। अनुशासन के अनुसार ही हम लोग सारे कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, इसके अनुसार हम लोग जानेंगे कि संस्था में कर्मचारी को किसी एक व्यक्ति से ही आदेश मिलना चाहिए। सारे व्यक्ति आदेश अगर देने लगे संस्था में तो पता
चलेगा कि कर्मचारी हमारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, जिस कारण वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदेश हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा ही देना चाहिए। निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। उसी जिस प्रकार आदेश एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसी तरह निर्देश में भी सेम वही बात होती है। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अभियंता का सिद्धांत। इसमें बताया गया कि किसी एक व्यक्ति से काम को नहीं कराना है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, सब व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति या सारे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कार्यों को करना है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि कर्मचारी को उसके काम, जो वो काम कर रहे हैं उससे संबंधित या उससे उसके अनुसार ही उसे पारिश्रमिक देना चाहिए। अगर काम उनका अच्छा है तो उनको पारिश्रमिक से वेतन में उनकी वृद्धि करनी चाहिए या उन्हें अलग से कुछ देना चाहिए। अगला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। इसमें केंद्रीकरण का अर्थ होता है एक समूह पर आकर मिलना, और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है एक समूह से बातों को हर जगह मतलब दूर तक फैलना। तो केंद्रीकरण में होता है इसमें एक नियम बनता है और सारे कर्मचारी में लागू किया जाता है। विकेंद्रीकरण में होता है कि जो उद्देश्य, जो काम नियम बना, उसको सारे लोग उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम को कर रहे हैं। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि जैसे कि उच्च अधिकारी नियम बनाए, उसको वो प्रबंध को, ये मैनेजमेंट को बताए, प्रबंधक को, और वो उस बात को कर्मचारी को बता दिए। यहाँ पर जो ये श्रृंखला बना, ये नियमों को बताने के या कार्य करने का, उसी को हम लोग सोपान श्रृंखला कहते हैं। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। इसके अनुसार है कि कार्य को हमेशा व्यवस्थित ढंग तथा क्रमानुसार करना चाहिए। समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत का अर्थ है कि इसमें सभी को समान रूप से मानना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व सिद्धांत। इसके अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसका उनका समय निश्चित होना चाहिए, तथा ऐसा नहीं कि हाँ बार बार कर्मचारी की चेंजिंग संस्था में की जा सके। नेक्स्ट है पहल क्षमता का सिद्धांत। इसके अनुसार यह बताया गया है कि कर्मचारी को इतनी छूट देनी चाहिए, इतनी छूट दे सके कि वह किसी भी कोई भी कार्य को करने में अपनी मतलब कि कुछ योग्यता दिखाए। जैसे कि अपने मन से वो किसी कार्य के बारे में उसका अच्छा सोच सके और फिर वो उसको संस्था में लागू कर सके, इतना छूट देना चाहिए। सहयोग की भावना का सिद्धांत। अंतिम इसका लास्ट सिद्धांत होता है फिर का कि संस्था में हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए। कर्मचारियों के बीच या प्रबंधक, इन सभी के बीच सहयोग की भावना होगी तो संस्था का उद्देश्य भी आसानी से पूरा हो जाएगा। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पे। वैज्ञानिक प्रबंध जो कि हमारे F.W. टेलर के द्वारा बताया गया। F.W. टेलर खुद एक श्रमिक थे। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातों को बताया। वैज्ञानिक प्रबंध एक दर्शन अथवा धारणा है जो कार्य और क्रमिकों के प्रबंध की तौर तरीकों को बताते हैं। इसमें वैज्ञानिक आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं, न कि पुराने नियम के अनुसार। अगर पुराना नियम है तो उसके वैज्ञानिक तरीके से चेक कर लिया जाता है कि वह उस पर लागू हो रहा है कि नहीं, तो उसके बाद ही इस कार्य को हम लोग करते हैं। आते हैं हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के विशेषता पर। पहला है निश्चित योजना। इसमें कि पहले हम लोग योजना को निश्चित कर लेते हैं, तब तय कर लेते हैं कि क्या है हमारा योजना, उसके अनुसार ही हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। और फिर जो योजना बनाए हैं उसका हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं कि हाँ वह उस पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं करते तो उसको वहीं पर हम लोग
छोड़ देते हैं। नियमों का समूह, इसमें नियमों का अब वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अध्ययन किया है तो इसमें कुछ नियम का समूह बन जाता है। मितव्ययिता, मितव्ययिता करने का अर्थ जो कम खर्चीला हो। इसमें वैसे ही बातों को रखा जाता है जो कम खर्चीले हो, यानी कम लागत में पूरा हो जाए। कार्य क्षमता में वृद्धि, ये कार्य करने में वृद्धि कर देता है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। तो फर्स्ट सिद्धांत है, जिस तरह फ्यूल ने अपना सिद्धांत बताया उसी तरह एफ्लूटिलाइड भी अपना सिद्धांत बताया। तो इस तरह पहला इसमें विज्ञान की अंगूठा राज्य। इसे करने का अर्थ यह हुआ कि इसमें जो भी कार्य है उसको विज्ञान के आधार पर किया जाता है, न कि पहले नियम जो बना हुआ है उसका अनुसार हम लोग करते चले जाएंगे। अगर पहला नियम भी है, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से फॉलो हो रहा है तो उसको हम लागू कर सकते हैं। संगति न कि असंगति। इसका कहने का अर्थ हुआ कि इसमें हम लोग साथ रह कर सारे काम करते हैं, ना कि मतलब कि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा। अब जो जैसे कि इसमें कोई व्यक्ति है जिस कार्य के अनुभवी है उसको वही कार्य हम लोग देते हैं, अपना उसी कार्य को उसका काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कोई व्यक्ति उस कार्य का अनुभव नहीं है और उसको वो कार्य सौंप दें, ऐसा इसमें नहीं किया जाता। सही होना कि व्यक्तिवाद, इसमें है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में सारे कर्मचारी चाहे संस्था लोग एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं, ना कि मतलब व्यक्तिगत का अर्थ ना कि वो खुद सारे कामों को अपने आप करते हैं और दूसरे काम को कोई महत्व नहीं देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंधन हमेशा अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा संस्था के विकास में अधिक जोर देता है, इसलिए इसमें अधिक उत्पादन किया जाता है कि ताकि संस्था को लाभ हो सके। अब आते हैं हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीक पे। इसमें मुख्य रूप से 4, पहला देखते हैं हम लोग कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसको हम लोग 4 प्रकार से समझेंगे। पहला है समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन। समय अध्ययन में बताया जाएगा कर्मचारी को किसी कार्य करने में कितना समय लगता है उसके बारे में। गति अध्ययन में बताया कि हाँ कर्मचारी उस कार्य को किस तेजी में कर लेते हैं, किस स्पीड में कर लेते हैं। और थकान अध्ययन में ये बताता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कितने देर में वो थक जाता है। और कार्यविधि में अध्ययन बताता है कि पूरे तरीके से कि कार्य को पूरा क्या लगा समय, क्या इसमें पूरे कार्य के रिलेटेड पूरा बात बता दिया जाता है। फिर है क्रियात्मक, ये सब। फिर हम लोग आते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व गुण लाभ पे। तो इसमें बताया गया निर्माता अथवा उत्पादक किस दृष्टि से लाभ। फिर श्रमिकों की दृष्टि से लाभ, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार से सभी के लाभ, सभी के अनुसार जो लाभ संस्था हो रहा है उसको दर्शाया गया।